नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। जलागम विभाग संघ समीक्षा धामी ने समीक्षा बैठक की है और विभाग की कार्यों की भी जानकारी ली गई है। जलागम मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में रहे मौजूद। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। विभाग की ओर से चल रही परियोजनाओं पर भी किया गया है मंथन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जलागम को लेकर एक बड़ी बैठक की गई है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे, साथ ही तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों की बैठक भी ली है और इस दौरान परियोजनाओं पर भी उन्होंने मंथन किया है। जलागम विभाग के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। और देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है। मानसून सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी। राज्यपाल की संस्तुति के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन। 21 अगस्त से 11 बजे से भराड़ीसैंण में आउट होगा सत्र। 21 से 23 अगस्त तक चलेगा मानसून का सत्र। विधानसभा सचिवालय प्रशासन की तैयारियां भी हुई हैं तेज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मानसून सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 21 अगस्त को सुबह 11 बजे भराड़ीसैंण में आउट होगा सत्र। 21 से 23 अगस्त तक चलेगा मानसून का सत्र। तो विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने इस दौरान तैयारियां भी अपनी तेज कर ली हैं। मानसून सत्र को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून के इस 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहता है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है। इसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सत्र करदाता के पैसों से चलता है। अगर बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, लेकिन बिजनेस नहीं होने पर सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए, मैं आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर नहीं है और मैं कहूँ कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने की मांग की है, जिसमें बढ़ती मरीजों की संख्या का दबाव कम किया जा सके, साथ ही मरीजों को अच्छा इलाज भी मिल सके। स्थित किया गया था। एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित किया गया था। 27 मई 2013 से यहां ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई। इसके 8 महीने बाद 30 दिसंबर 2013 में आईपीडी और फिर 2 जून 2014 से सर्जरी शुरू होने से उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के मरीजों के भी एम्स ऋषिकेश पहुंचना शुरू कर दिया। विषम भौगोलिक स्थिति वाले इस पहाड़ी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर प्रत्येक अवसर पर दृढ़ संकल्पित नजर आए। अपनी स्थापना के बाद से एम्स ऋषिकेश एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रम में 1030 छात्र छात्राएं हैं। एम्स ऋषिकेश अब कई चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम चलाता है। इन गतिविधियों का मार्गदर्शन 200 से अधिक संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियमित बाह्य रोगी क्लिनिकों में बढ़ती संख्या के साथ साथ 91 विशेष क्लिनिक जोड़े गए हैं।
इसी तरह 2013 में 200 बिस्तर वाले अतिरिक्त आंतरिक रोगी सुविधा से अब इसकी क्षमता 960 बिस्तर की है। जैसे जैसे एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल तकनीक विकसित होती गई, वैसे वैसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के लिए भी लोग भयभीत होने लगे थे, उस दौरान भी एम्स के चिकित्सकों ने फर्ज निभाते हुए कोरोना संक्रमितों का जी जान से इलाज किया। देहरादून जिले के ऋषिकेश में स्थित एम्स आज न सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं मंडल बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल तक के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे एम्स ऋषिकेश पर अतिरिक्त दबाव होने के कारण लोगों को बेहतर व त्वरित इलाज मिल सके। इसके लिए आवश्यकता है एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की व यहाँ मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ की सीट बढ़ाने की, जिससे ये दबाव कम हो सके, सभी को समय पर अच्छा इलाज मिल सके। अतः मैं सदन के माध्यम से आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि इसका विस्तारीकरण। धन्यवाद माननीय नरेश। कुछ दिनों से रजिस्ट्री की नई ऑनलाइन प्रक्रिया के विरोध के चलते रजिस्ट्री का कार्य बंद चल रहा था। इसी के चलते बीते दिन उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों समेत देहरादून बार एसोसिएशन और अन्य बार एसोसिएशन ने सीएम से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिस पर सीएम ने वकीलों के हितों को संरक्षण देने की बात भी कही है। इसके बाद जो रजिस्ट्री प्रक्रिया रोक दी गई थी, उन्हें भी अब सुचारू कर दिया गया है। कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, हमारा अंदेशा है कि इसमें से अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर्स को बाहर किया जा रहा है। ये अव्यवहारिक है, क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 अधिवक्ता हैं और उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया, उसको समझा, पूरी प्रक्रिया को समझा और हमको आश्वस्त किया है कि जहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ रहा है, कॉलम है सर्विस प्रोवाइडर तो कोई भी हो सकता है, साइबर कैफ़े वाला भी होता है, उस जगह पर पंजीकृत अधिवक्ता कॉलम में पंजीकृत अधिवक्ता आएगा, उसका एनरोलमेंट नंबर आएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया गया है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी उसका पार्ट एडवोकेट रहेगा। इसी संबंध में हमने जो उपनिबंधक सर्वसार कार्यालयों का बहिष्कार किया था, उसे हम कल से वापस ले रहे हैं। देहरादून जनपद और हरिद्वार जनपद में पूरी तरह से काम बंद था। लगभग 1200 से 1500 रजिस्ट्रियाँ इन दो जनपदों में एक दिन में होती हैं। तो पिछले 6 दिनों से रुकी हुई रजिस्ट्रियाँ कल से सुचारू रूप से होंगी कार्यवाही करते हुए, क्योंकि वो भी हड़ताल से वाकिफ थे हमारी कि प्रदेश में प्रदेशव्यापी हड़ताल की कॉल होने वाली थी। तो उसके संबंध में उन्होंने त्वरित निर्णय लेते हुए हमें समय दिया और हम सचिवालय में बार काउंसिल के सदस्य, जो कि 8 सदस्य देहरादून बार काउंसिल के थे, वो हम लोग पूर्व अध्यक्ष भी थे, और बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंटू और उनके वो सचिव, और ऋषिकेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऋषिकेश बार एसोसिएशन के सचिव कपिल शर्मा, ऋषिकेश और विकासनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, कई बार एसोसिएशन के ऐसे सम्मानित सदस्य थे जो आज हम सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए। उन्होंने हमें समय दिया, हमारी बातों को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी उसमें अधिवक्ताओं का, पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए जो भी उचित स्थान होगा वो रखा जाएगा। अधिवक्ताओं के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनके आश्वासन दिया और उनके आश्वासन के कारण हमारी जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में रजिस्ट्री कार्यालयों में हड़ताल चल रही थी, रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो रहा था, रेवेन्यू का कार्य प्रभावित था, तो उनके आश्वासन के बाद कल से वो कार्य सुचारू होगा। डीएम चमोली हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने महायोजना के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर डीएम ने कहा है कि बरसात के चलते जो कार्य प्रभावित हुए हैं उनमें तेजी लाई जाए। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के ज़्यादातर आवासीय भवनों का निर्माण कार्य इस सीजन में पूरा किया जाए। डीएम ने कहा है कि कहीं पर कोई भी समस्या हो तो तत्काल संज्ञान में लेकर समस्या का समाधान किया जाए। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इसी कड़ी में हरिद्वार के जमालपुर खुर्द पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बीजेपी नेता हितेश चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े बजाकर और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। डॉक्टर निशंक ने इस मौके पर कहा है कि देश भर में हर घर तिरंगा अभियान बड़े जोर शोरों से चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाने की पहल का भी उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा। और पार्टी का काम घर घर तक पहुँचाना, ये पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। अभी हर वर्ष पिछली बार भी आपने देखा होगा कि हर घर तिरंगा ये अभियान पूरे राष्ट्र के अंदर किया था और पूरा वातावरण पूरे देशभक्ति का जिस तरीके से हर हाथ में हर घर में तिरंगा फहरा रहा था, तो लोगों की भावनाएं भी राष्ट्र से जुड़ती हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, वो भी इस राष्ट्र का ऐसे अभिन्न अंग है जिनकी रग रग में राष्ट्रभक्ति का खून बहता है। तो वातावरण बनने से बनता है। अभी फिर हर घर तिरंगा का अभियान शुरू होगा। कार्यक्रम चल रहा है हमारा एक पेड़ माँ के नाम, और हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। उसी के संबंध में आज डॉक्टर निशंक जी का आवास पे आगमन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला और सभी अपने भाई बीजेपी के भी पदाधिकारी और पूरे ग्राम पंचायत पूर्वी मंडल के सभी भाई यहाँ उपस्थित रहे और एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है उसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और आशीर्वाद भी दिया, और इसी संबंध में उनका आज निवास पे आगमन हुआ। हल्द्वानी में पुलिस से इंसाफ न मिलने के विरोध में ग्रामीणों ने अपर पुलिस अधीक्षक का घेराव किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस शिकायत करने वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को शरण दे रही है। अपर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए लोगों ने कहा है कि पुलिस की ओर से नाखुश रवैया अपनाया जा रहा है। पुलिस अपराधियों को शरण दे रही है और जो शिकायत करने आता है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। शिकायतकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है और कमल का फल्टिया हो चाहे बान्ना का मनीष का मामला हो, इसके साथ मारपीट की, इसका फोन खुलेआम छीना, पुलिस ने देखा, उसके बाद अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करके अपराधियों को सजा देने की बजाय इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। नंबर 1। नंबर दूसरा, मनीष जो हमारा बान्ना का एक होनहार 22 साल का नौजवान था, उसकी हत्या की गई है। उसके माँ बाप कहते हैं लगातार उस पर जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शासन जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी कठपुतली बना हुआ है, इसलिए अपराधियों को संरक्षण दे रहा। हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, अपराधियों की पहचान हो, उनको सजा मिले, और नहीं मिलता है तो ये मातृशक्ति यहाँ पे, आज तो हम यहाँ आए, नहीं तो फिर यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। वर्ष 2020 में मेरी बहन की मौत हुई तो मैं अपनी बहन के बच्चों को देखने के लिए 11 जुलाई 2024 को गौलापार तारानौर में अपने साथी शिक्षक के साथ गया। हमें जो है मनोज बेलवाल और मनीष बेलवाल के द्वारा, जो कि मेरी बहन के देवर हैं, उनके द्वारा सड़क में जो है हमला कर दिया गया। मेरे यहाँ पर कान में भी चोट आई, सर में चोट आई, आंख के यहाँ पर चोट आई सर। और उसके बाद जिस तरह से हम जान बचाकर वहां से भागे, हमने तुरंत 100 नंबर में कॉल किया, हेल्प मांगी। कुंवरपुर तिराहे में फिर से जो है ललित बेलवाल द्वारा हमारी गाड़ी को रोका गया, जबरदस्ती गाड़ी की चाबी छीन ली गई। और उसके बाद जो वीडियो बनाया जा रहा था इसमें साफ दिखाई दे रहा है ललित बेलवाल द्वारा चाबी का छीनना, वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। और उसके बाद जो है उसी समय ललित बेलवाल ने मेरा फोन छीना झपटी की, और वो फोन लगभग 96,000 का था, जिससे मैं अपना शिक्षण कार्य करता था, वो फोन भी फेंक दिया। और पुलिस जो है आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस जो है लगातार आरोपियों का संरक्षण कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने जो है हमें 12 जुलाई को जब हमने शिकायत की तो हमारी FIR में छेड़खानी करके उसके सूचना के राज्य गठन से लेकर अब तक उत्तराखंड में 2 ही पार्टियों की सरकार रही है। प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन दुख की बात यह है कि उत्तराखंड की जनता ने जिस सोच के साथ अलग राज्य की मांग की थी वो आज भी अधूरा है। मौजूदा वक्त में स्थिति तो ये है कि हर एक मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस तू मैं की राजनीति में उलझ कर रह गई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए।
कांग्रेस शायद 2013 वाली जो आपदा है उसको शायद देख रही होगी अपने चश्मे से, क्योंकि कांग्रेस का जो चश्मा है बहुत ही ज्यादा मैला हो चुका है। भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा चाहकर भी भूलना आसान नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और 2013 में क्या हुआ था यह न सिर्फ उत्तराखंड की जनता बल्कि पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मौजूदा वक्त का जो आरोप है वो ये है कि केदार घाटी में फिलहाल स्थिति क्या है, इसे लेकर सरकार आंकड़े साफ नहीं कर रही है। कांग्रेस के इसी सवाल के जवाब में बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन 2013 आपदा का जिक्र करने लगी और कांग्रेस पर बरस पड़ी। 2013 में सरकार तो कांग्रेस की ही थी, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा तो मौजूदा वक्त में बीजेपी में है और उनका बेटा सौरभ बहुगुणा धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या कमलेश रमन अपनी ही पार्टी के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद 2013 वाली जो आपदा है उसको शायद देख रही होगी अपने चश्मे से, क्योंकि कांग्रेस का जो चश्मा है बहुत ही ज्यादा मैला हो चुका है। भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाती है तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की जनता ये जानती है कि धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा रेस्क्यू हुआ है, जिस तरीके से लोगों को निकालने का काम एकदम तुरंत किया गया है। 5 दिन के बाद केदारनाथ में 2013 में वहां पर हमारा शासन प्रशासन इनका कांग्रेस का पहुंचा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन तुरंत वहां पर पहुंचकर लोगों की जान माल की सुरक्षा करने का काम भी किया और सुरक्षित जगह पे यात्रियों को निकालने का काम भी किया। तो मुझे लगता है कि धामी जी की जो सरकार है वो बहुत बेहतर काम कर रही है और हम धन्यवाद भी करते हैं धामी जी का कि जिन्होंने बहुत जल्दी सभी को निकालने का काम किया, वहां पर खाद्य सामग्री से लेके पानी तक लोगों को पहुंचाने का काम किया। और अब दूसरा जो हमारी प्राथमिकता है वह है वहां पर सड़क को दुरुस्त करने की और यात्रा को सुचारू रूप से एक बार फिर चलाने की। उत्तराखंड में बीजेपी हो या कांग्रेस, जब कभी भी किसी मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो नेता अपनी अपनी सरकार की तारीफ तो करते हैं, लेकिन विरोधी पार्टी पर सवाल उठा देते हैं। साफ शब्दों में कहें तो मुद्दा कोई भी हो, सवाल कैसा भी हो, तू मैं की राजनीति शुरू हो जाती है। 31 जुलाई को केदार घाटी में बादल फट गया था, लिहाजा चारधाम यात्रा मार्ग कई जगह पर बाधित हो गया है, जिसे ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए 12,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि केदार घाटी में कितने लोग और फंसे हुए हैं यह अब तक साफ नहीं हुआ है। केदारनाथ में आज के जो हालात हैं ये 2013 में जो आपदा आई थी उसकी ही तर्ज पे मिनी आपदा आई हुई है और वहाँ पे हजारों श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए थे। सरकार कोई सही आंकड़ा नहीं बता पा रही थी कि पूरे रूट पे कितने श्रद्धालु फंसे हुए हैं, कितने श्रद्धालु लापता हैं, कितनों की जानें चली गई हैं। हवा में आंकड़ेबाजी हो रही है। आपको अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को साथ में लेना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है जिससे आपदा के हालातों से वास्तविक रूप पे निपटा जा सके और ज़मीन पे उतरने की आवश्यकता है। ज़मीनी हालात की जो है हकीकत जानने की आवश्यकता है और जो वास्तविक हालात हैं उनसे निपटने की क्या रणनीति बन रही है, क्योंकि आपदा से पहले सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी। स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे थे कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, अगर कहीं इस प्रकार के हालात बनेंगे तो तुरंत उससे निपट लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए जैसे ही आपदा आई सरकार के हाथ पांव फूल गए। क्षतिग्रस्त चारधाम मार्गों को दुरुस्त करने के साथ ही गांवों की सड़कों से मलबा हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। मंगलवार को ही राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण के साथ ही स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। इधर धामी सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाती है तो कभी वोटों की गिनती पर सवाल उठा देती है। कांग्रेस के लोग बेवजह के कुछ भी आरोप लगा देते हैं और यही वजह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को नहीं उठाती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यही स्थिति रही तो 2029 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को हार मिलेगी। विपक्ष के दावे तो सारी सही है। मुझे लगता है विपक्ष को अपनी हार जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो किसी को भी मुद्दा बनाते हैं। मैं यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्योंकि देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं रखता, लेकिन आप समझिए कि 2014 से जीतने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का जारी है। यानी 2014, 2019, 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। शायद इस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी। बजाय ऐसे आरोप लगाने के
वो अपना अंतर्द्वंद खत्म करें, बजाय आरोप लगाने के वो जनता के हित में बात करें, बजाय वो आरोप लगाने के वो जनता के लिए बातचीत करें। तो मुझे लगता है कि उनको शायद उससे लाभ होगा, नहीं तो वो 2029 भी उनके लिए मिथ्या स्वप्न ही होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस नेता भी पलटवार कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की कमेटी में उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। जोशी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस 2019, 2024, 2022 और 2012 में चुनाव हारी है, लेकिन जोशी ने कहा कि राजनीति में एक ही पार्टी की जीत निरंतर हो यह भी संभव नहीं है। मंत्री जी ने किस कंसर्न में कहा, किसलिए कहा, ये क्यों नहीं कहा मंत्री जी ने कि केदारनाथ और मंगलौर का चुनाव में तो भाजपा हारी है, इसका जवाब भी देते हैं। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है और किसी के लिए आप नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी लगातार जीतेगी, ये संभव नहीं है। आरोपों की राजनीति आपदा से शुरू होकर चुनाव में जीत हार तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के वरीय नेताओं से मुलाकात पर भी सियासत है। विपक्ष का तंज है तो सत्ता पक्ष की दलीलें। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि भाजपा में गुटबाजी नहीं होती। हमारे नेता प्रदेश में हुए कामों का ब्यौरा देने, प्रदेश के विकास की चर्चा करने के लिए दिल्ली जाते हैं और इसको शिष्टाचार भेंट कहते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि अपने नेताओं से शिष्टाचार भेंट करने दिल्ली पहुंचते हैं। यहाँ गुटों में नहीं बटा, यहाँ सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और संगठन के परिप्रेक्ष्य में और तमाम जो प्रदेश की गतिविधियां उनको बताने का काम हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। उसी के लिए वो एक शिष्टाचार भेंट करने अपने बड़े नेता के सामने जाते हैं और यहाँ की जो चीजें हैं जो यहाँ के लिए हमें चाहिए, विकास कार्य किस तरीके से होगा, क्षेत्रों का विकास कैसे होगा, इन सारी चीजों की चर्चा अपने बड़े नेताओं से की जाती है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक शिष्टाचार भेंट है। आरोपों की राजनीति के बीच उत्तराखंड में इस वक्त सबसे बड़ा जनहित मुद्दा आपदा है। विपक्ष के सवालों के बीच उत्तराखंड बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए 4 कमेटियां बनाई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। साथ ही कमेटी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं। आपदा से कितना नुकसान कहां पर हुआ है, इसकी जानकारी के लिए आपदा वाले क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पहुंच चुके हैं। हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 घंटे आपदा को लेकर के स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने अपने संगठन को भी आपदा राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जिस तरह के जो आपदा की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं, भारी नुकसान वहां पर हुआ है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक अपना सहयोग आपदा राहत कार्यों में दें और आपदा कितना नुकसान कहाँ हुआ है इसको लेकर के आकलन करने के लिए भी एक समिति, उच्च स्तरीय समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई अलग अलग जिलों के लिए और ये समिति वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा स्थल पर कहाँ पर क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी। साथ ही भविष्य में ऐसे स्थान जहाँ पर आपदा की स्थिति बन सकती है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके सरकार और संगठन को अवगत कराएंगे जिससे भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। देवभूमि उत्तराखंड में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही है और यह कहने में कोई परेशानी नहीं कि वर्षों बाद भी उत्तराखंड के लोगों ने जो सपना देखा था वह पूरा नहीं हुआ है। बात पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की हो या फिर प्रदेश में तेजी से बर्बाद हो रहे पर्यावरण को बचाने की, आपदा देवभूमि के लिए बड़ी बात नहीं है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लिहाजा विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। सत्ता पक्ष का काम है विपक्षी बातों को सुनना और बेहतर सुझावों पर विचार करना। मौजूदा वक्त में प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा की स्थिति है, लिहाजा जरूरत है सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करने की, ताकि उत्तराखंड की राजनीति और यहाँ की जनता की दूसरे प्रदेशों में बदनामी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मसूरी शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार जारी है, टलता जा रहा है और ऐसे में सीएम धामी की घोषणा के बाद इसमें
व्यवधान भी आता रहा है। दरअसल सीएम की घोषणा के तहत शहीद स्थल पर टीन शेड बनाया गया था, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि टीन शेड बनने से इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। उन्होंने मांग की थी कि शहीद स्थल के पास वाली जमीन पर संग्रहालय बनाया जाए। कल हमारे पास एक जीओ आया है कि मसूरी शहीद स्मारक पे सेट का निर्माण किया जाना है, क्योंकि ये हमारी नॉलेज में था। पहले कोई अन्य विभाग इस काम को देखता था और कल जब लेटर में तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो शहीद स्थल समिति है उनके सदस्यों को कहा गया, तो उनके द्वारा आज कहा गया कि गुनागर पे निरीक्षण कर लेंगे। लेकिन जो समिति का मानना है कि उनका ये है कि हमने जो घोषणा करवाई थी वो संग्रहालय के लिए करवाई थी, जबकि ये केवल टीन सेट के लिए आया है। तो इसमें संग्रहालय बनना है और जो ये शहीदों की मूर्तियां हैं इनको शिफ्ट किया जाना है और भी काफ़ी सौंदर्यीकरण का इसका काम है। तो इसमें अभी जो समिति है उनका कहना ये है कि केवल सेट का निर्माण किया जाना उचित नहीं है, तो वो एक प्रस्ताव हमको देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।